दरगाह के पास तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। करीब 40% जमीन पर अवैध कब्जा। थोड़ी देर में हो सकती है बुलडोजर वाली कार्रवाई। कब्जा करने वालों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। तहसील प्रशासन जनाटा के पास स्थित तालाब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अमेठी डीएम निशा अनंत ने विद्युत विभाग के कई कार्यकर्ताओं का औचक निरीक्षण किया है। डीएम के निरीक्षण के दौरान विभाग के अलग अलग कार्यालयों में बड़ी संख्या में कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। डीएम ने कार्रवाई करते हुए सभी गैर हाजिर कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही डीएम ने सख्त लहजे में कहा, जनहित से जुड़े विभागों में अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज बिजली विभाग का औचक निरीक्षण किया गया है सुबह 10:15 बजे, ये देखने के लिए कि कितने अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित हैं। शासन के निर्देशों के विपरीत यहाँ पर देखने को ये मिला है कि एक्सीएन अमेठी के यहाँ 9 कर्मचारियों में से 6 लोग एब्सेंट हैं। ऐसे ही एससी हाइडल के यहाँ 17 लोगों में से 11 लोग एब्सेंट हैं और सब स्टेशन में 12 लोगों में से 6 लोग एब्सेंट पाए गए हैं। इनकी सभी की इनको शो कॉज देते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों का इलाज डंडा है और दंगाई डंडे से ही मानेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चले जाए, क्यों भारत की धरती पर बोझ बने हुए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सभी विपक्षी दल कांग्रेस, एसपी और टीएमसी मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। तो वक्फ कानून पर बंगाल में घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ कानून के खिलाफ उठे हिंसक प्रदर्शन की आग मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना के भांगर तक पहुंच गई है, जहां वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। और इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया है। इसमें एक पुलिस वाला जख्मी भी हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को भी तोड़ दिया है। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की और कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये कि कब तक सुलगेगा बंगाल। सवाल ये भी कि क्या वक्फ के नाम पर हिंसा सिर्फ संयोग है या प्रयोग। और आगे बढ़ते बंगाल में हिंसा को कुछ नेता जस्टिफाई भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता तो कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन है, टीएमसी तो इससे और 2 कदम आगे है। बंगाल में हिंसा की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें।
सोमवार को दक्षिण 24 परगना के भांगर में पुलिस ने पहले दिन के वक्त आईएसएफ समर्थकों को कोलकाता की ओर जाने से रोका और फिर शाम ढलते ढलते यहां उपद्रवियों ने गाड़ियां फूंक डाली। पुलिस वैन तक को नहीं बख्शा, बाइकों में आग लगा दी। चंद मिनटों के भीतर यहाँ सब कुछ राख कर डाला। कांडू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलाया गया है। 5 बाइक्स जो हैं, 5 बाइक को इस तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया है। और ये सोनपुर बाजार है और अचानक ऐसा हादसा यहाँ पे घटा और लोग फिर ज़्यादा पुलिस अफसर्स तैनात किए गए हैं और मोर फोर्सेस ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आए हैं। उसके बाद में हालात सामान्य हुए हैं। 11 अप्रैल को जिस मुर्शिदाबाद जिले से वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा की चिंगारी उठी, उस मुर्शिदाबाद में फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद की फिजाओं में अभी भी तनाव महसूस किया जा सकता है। सड़कें सूनी पड़ी हैं, दुकानें बंद हैं और हर तरफ सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थम सी गई है। स्थानीय लोगों के जहन में हिंसा का वो मंजर अभी भी तैर रहा है। वाकबिल का जो जुलूस निकला था, उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है। ये बाहर का आदमी का काम है। समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। हम लोगों का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। हिंसा की आग शांत भी हो जाए, लेकिन सियासत से रह रह कर बयानों के ऐसे बाण छोड़े जा रहे हैं जो इस माहौल को और गरमाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राशिद अलवी कह रहे हैं बंगाल में हुई हिंसा एक्शन का रिएक्शन है। दिग्विजय सिंह ऐसा विषय उठा रहे हैं जिसका फिलहाल तो बंगाल की घटना से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। सियासत में कई बार बोलना जरूरी और कई बार मुद्दों पर चुप रह जाने की मजबूरी होती है। ममता ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। हिंसा को लेकर इशारों इशारों में बोली, वक्फ का मुद्दा बना रहे, इस बात का खास ख्याल रखा। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। বাংলার মাটি শান্তির মাটি, এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি, এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র নজরুল। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने कई हिंदू परिवारों को बेघर कर दिया। जान बचाकर पड़ोसी जिले मालदा पहुंचे हिंदू परिवारों का दर्द उनकी आंखों में झलक रहा है। दहशत के मारे घर बार पीछे छूट चुका है। वापसी कब होगी किसी को पता नहीं, लेकिन इस दर्द के बीच ममता के मंत्री कह रहे हैं कि हिंसा पीड़ित बंगाल से ही बंगाल में दूसरी जगह गए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है।
बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। शर्म नहीं आती है ममता सरकार को, खुलेआम जिहादियों का साथ दे रही हैं। मुर्शिदाबाद को हिंदू फ्री जोन करना चाहती हैं लोग, और मंत्री उसको डिफेंड कर रहा है कि बंगाल के लोग बंगाल में ही मूव कर रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो सकती है? एक बार जान जाइए, इस्लामिक जिहादियों का साथ ये सरकार दे रही है, इस सरकार पे ही ठिकरा फूटेगा। घर लगती है आग, अगर आग घर में लगती है ना, तो सिर्फ मेरे घर में नहीं लगेगी, बहुत सारे घर और जद में आएंगे। टीएमसी का घर भी नहीं बचने वाला। दिक्कत क्या है? बंगाल हिंसा के दो पहलू, एक वो जिन्होंने हिंसा का दर्द झेला, जिनके मकान उजड़ गए, उपद्रवियों ने जिन्हें रातों रात सड़क पर ला दिया, और हिंसा करने वाले उपद्रवियों पर पर्दादारी कर रहे हैं। वैसे बंगाल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और अब इस मामले में इंसाफ के लिए पीड़ित सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने जहां वक्फ को लेकर ममता सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वक्फ कानून को ध्यान भटकाने के लिए लाया गया कानून बताया है। जब से ही ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री पद पे विराजमान है, तब से लेके आज तक का इतिहास है। अगर हर इतिहास के पन्ने अपन खोलेंगे तो उसमें यही दिखाई देगा कि जब जब मतदान हुआ, जब जब राजनीति हुई, तो वहां पर सिर्फ अत्याचार हिंदू विचारधाराओं के लोगों पे हुई। वो जिस तरीके से सोच रहे थे कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश जैसा चित्र निर्माण करेंगे, पर वो भूल गए कि इस देश में आज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो राम भक्त हैं। तुम्हारी कांग्रेस के कार्यकाल में वो सब चित्र चल गया, अब वो चित्र बंगाल में नहीं चलेगा। सभी ने कहा है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इसमें हमारी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने पुरजोर उसका विरोध किया, जो सिलेक्ट कमेटी बनी उस कमेटी में विरोध किया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर उसको पारित करवा लिया है। लेकिन मुझे लगता है इसको सब लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, जो न्यायपालिका का दरवाजा उसको भी खटखटाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बिल बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बनाया है। मुझे लगता है कि ये कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सरकार लोगों को विभाजित करना चाहती है, जो बहुत ही गलत है। और संभल में जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संभल में भगवान का 10वां अवतार होगा और सभी सनातन विरोधियों को विध्वंस करेंगे। काशी, मथुरा और संभल सब चकाचक होगा। हिंदुओं के लिए ये स्वर्णिम शताब्दी है। संभल में कल की अवतार होना है, तो भगवान की जन्मभूमि है। पहला नाता तो यही है हमारा जी। ये 10वां अवतार भगवान का यही होगा। विश्वेश नामक ब्राह्मण के यहाँ होगा। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मावती होगी और मृक्ष बहुत जो सनातन धर्म के विरोधी हैं सबका वो विध्वंस करेंगे। आज भी संभल में लगभग 40% सनातन धर्म विरोधी हैं जी। तो लक्षण सब दिख रहे, बहुत अच्छे लक्षण हैं। अयोध्या के बाद में संभल कब? तुरंत काशी, मथुरा और संभल सब तीनों चकाचक उसी समय फटाफट। और आगरा में बाबा अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बड़ा बयान दिया। कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि हम मंदिर के नीचे, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। लालजी सुमन यही नहीं रुके बल्कि आगे कहा 19 को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। हमने थल सेना, वायुसेना और जल सेना सुनी थी, लेकिन अब ये फर्जी करड़ी सेना कहाँ से आ गई? अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जलाएगा। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। तीन सेनाएं पड़ेगी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना।
अब एक नई सेना पैदा हो गई, ये जो रणमार्ग है बड़ी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जमा? कोई तो रायता फैला हुआ है। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता। और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद से सियासत भी काफी देखने को मिल रही है। अब अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दो, इतिहास के पन्ने मत पलटो। लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो अब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। तीन सेनाएं पड़ेगी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई, ये जो रणमार्ग है बड़ी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जमा? कोई तो रायता फैला हुआ है। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता। और एसपी नेता इंद्रजीत के मंदिर और भगवान राम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा है कि सपा रणनीति के साथ भगवान राम का अपमान कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सनातनियों को अपमानित करना एक एजेंडा है, ये सपा को भारी पड़ेगा। बता दें एसपी नेता इंद्रजीत ने मंदिरों को लेकर विवादित बयान दिया था। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके अभियान पूर्वक रणनीति के साथ कैसे प्रभु राम का अपमान करे, कैसे रामचरितमानस का अपमान करे, गोस्वामी तुलसीदास का अपमान करे, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए, इसके पीछे उनका एक एजेंडा है। ये कोई उनके लिए, भीमराव अंबेडकर जी के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं उमड़ रहा है, दलितों को लेकर के कोई सम्मान नहीं उमड़ रहा है। सनातनियों को अपमानित करना उनका एक हिडन एजेंडा है कि कैसे इसके आधार पर मजहबी वोटों का गोलबंदी कर सके, मजहबी तुष्टीकरण कर सके। लेकिन यह समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। बहराइच में भेड़िए के हमले में घायल हुए बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने बच्चे को घनश्याम को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, लेकिन देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 14 अप्रैल को सोते बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया था, इसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। को आया जानवर उठा ला गया, हम नहीं जान पाए। अगला देखिस तो चिल्लान तो गांव भर दौड़ा, तो गांव के 1 मीटर बच्चा का मिला, जानवर नहीं मिला। तो आप बगल में सोई हुई थी? हाँ, कन्या में बगल में सोते रहे, लेकिन हम नहीं जान पाए, कते बताल खींच ले गया।
अच्छा, क्या बेटे हैं आपके? 3 बेटे रहे हैं, मंझिल का लड़का है। कितने साल का है हमसे? 7 साल को। भेड़िया उठा ले गया था सर। तुमने देखा था? हमने नहीं देखा, मेरा भतीजा और सब देखा। चारा देने भैंसी को ले गया था तो उसी ने देखा था। कब की घटना है? तो कल रात में 4 बजे की। तो अब क्या स्थिति है उसकी? अब स्थिति का है, गंभीर हालत है, खत्म हो गया है सर।